अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खदीजा राठौर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान के दौरे के बाद चाइना पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस वक्त चाइना के दौरे पर हैं। अमरीकी अखबार ये रिपोर्ट कर रहा है कि इतवार के रोज़ अहम खबर सामने आ सकती है। इसी हवाले से हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने खलीज ममालिक के सरबराह से टेलीफोनिक रब्ता किया। मुश्तरका ये कॉल थी जो सामने, जिसमें हमने देखा कि तुर्किया, सऊदिया, कतर, बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात के सरबराह से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है। ईरान अमेरिका डील के हवाले से खलीज ममालिक से अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में भी बातचीत हुई है, इसका भी जिक्र सामने आया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि ओबामा की डील से बेहतर ये डील होगी और जल्द होगी। जबकि हमने ये भी देखा कि CBS ने ये रिपोर्ट किया, ये दावा किया है कि ड्राफ्ट को हकमी शक्ल देने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार सामने आया है। और दोनों फरीकैन, दोनों ममालिक के पास जो है ये ड्राफ्ट मौजूद है जिसका जायजा लिया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान पे कई इल्जामात लगते रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जो है वो अमन की कोशिशें कर रहा है। साथ ही कुछ देर पहले ये खबर आई है कि ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो कतर गए हैं, कतर के दौरे पर हैं। और जो फ्रीज अकाउंट है असासे ईरान के मौजूद हैं, उस हवाले से भी बातचीत होगी। और अगले चंद घंटे जो हैं वो अहम बताए जा रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से। इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाइना के दौरे पर हैं। यकीनी तौर पे मशरिक़ वस्ता के हवाले से भी खुसूसी बात होगी। और जो पहला निकात है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को जो है फिल फौरी खोला जाएगा। अमेरिका की जानिब से जो नाकाबंदी की गई है वो हटाई जाएगी, जबकि ईरान तमाम ममालिक के शिप्स को वहां से गुजरने की इजाज़त देगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक अमेरिका ईरान के अगले मुज़ाकरात का दौर 5 जून को होने का इम्कान है, क्योंकि ईद उल अज़हा के बाद हम देखेंगे कि ये जो मुज़ाकरात हैं इस दौरे में जो है वो मज़ीद पेशरफ्त आएगी। इससे पहले भी मुज़ाकरात जो है वो इस्लामाबाद में हुए थे और अब भी इंदिया दिया जा रहा है कि अगले जो मुज़ाकरात हैं वो भी इस्लामाबाद में हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कई बयानात जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स के हवाले से उन्होंने बयान दिया है इसमें कितनी सदाकत है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान रफ़ीउज़्ज़मान साहब, साबिक़ सफ़ीर हैं, इनके हमरा हैं जॉन हुसैन, साफ़ी हैं, तेहरान में मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर बाबर अलाउद्दीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, दफ़ाई तज़किया है। आप तीनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं जॉन का। जॉन, आप तेहरान में मौजूद हैं और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि मज़ीद पेशरफ जो है वो सामने आ सकती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी ईरान का दौरा किया था, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि ड्राफ्ट को हकमी शक्ल देने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। बहुत बहुत शुक्रिया खदीजा मुझे बुलाने के लिए। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने जो एफर्ट्स किए हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने पर्सनली जितनी एफर्ट्स किए हैं उसी का नतीजा है कि इस वक्त पीस रीजन के अंदर जो है वो दोबारा हो सकता है इंशाल्लाह। और देखें, बहुत मेहनत से इतनी सारी मेहनत के बाद जो है एक ड्राफ्ट बना और फाइनली हमें नजर आया कि आगे पेशरफ्त हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप से फिर जो है वो स्टेटमेंट्स आना, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आना, वहां से जो यूरेनियम की बातें हैं, एनरिच स्टॉक पाइल की बातें हैं, वो बातें आना जो है वो चीजें ऐसी हैं कि जो ईरान की जो बयानिया है, जो ईरान कह रहा है, ईरान की स्पोक्स पर्सन का आज बयान है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं पीस एफर्ट्स को। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि एक मुस्बत तौर पे जो है चीजें आगे बढ़ेंगी और हज के बाद जैसा कि आपने जिक्र किया इसको आगे बढ़ाया जाएगा। इस मामले को ईरान में बैठ के हम भी ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं और ऑफिशियल्स के हवाले से बयान भी यही आ रहे हैं कि बिल्कुल पीस जो है वो मुमकिन है। अनसर्टेनिटी जरूर है, फाइनल फेजेस के अंदर जरूर चीजें जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीजें रुकी हुई हैं। साथ ही साथ हमले के खदशे के हवाले से भी यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं कि हमला भी अमेरिका, जैसे पहले अमेरिका ने किया था, वो दोबारा अमेरिका जो है वो कर सकता है। लेकिन इसके अंदर मुझे चांसेस पर्सनली बहुत कम नजर आते हैं इन चीजों के होते हुए, जबकि इजराइल की तरफ से मुझे जो है वो लगता है कि कोई ना कोई कार्रवाई ऐसी की जा सकती है जिसकी वजह से पीस को खराब किया जाए। लेकिन मामला जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अगर तो अमेरिका जो है वो इस चीज के ऊपर आगे रहा, जिस कमिटमेंट को उसने किया था पहले, उसी कमिटमेंट पे अगर अमेरिका रहा तो बहुत जल्द डील जो है वो हो सकती है, इसका इम्कान बहुत ज्यादा है। अच्छा जॉन, हमने देखा कि चंद घंटे पहले बाकर कालिबाफ और अब्बास अरागची साहब जो हैं वो कतर पहुंचे हैं और असासों के हवाले से जो है वो अहम गुफ्तगू हो सकती है। ईरानी गवर्नर जो है स्टेट बैंक के वो भी कतर पहुंचे हैं। जी देखें, ईरान ने पहले से कह दिया था कि एसेट्स को अनफ्रीज किए बगैर ईरान जो है वो मुज़ाकराती अमल को आगे नहीं बढ़ाएगा। वो आगे जो है वो इस पीस डील को नहीं करेंगे जब तक अनटिल अनलेस एसेट्स अनफ्रीज नहीं हो जाती, क्योंकि ईरान का मानना यह है कि
पहले 2015 में जो उन्होंने डील की और जिसके अंदर इनरिच मवाद इन्होंने 10 किलोग्राम या 15 किलोग्राम का इनरिच मवाद जो है वो ट्रांसफर किया, लेकिन उनको जो रिलीज मिलनी थी, ये फंड्स वही फंसे हुए हैं जो रिलीज होने थे उस वक्त 2015 की डील में। तो ईरान का कहना ये है कि जब तक ये चीजें सही नहीं होती, एसेट्स अनफ्रीज नहीं होते, तब तक अमेरिका के ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल है कि वो आगे कोई भी सीरियस कमिटमेंट दिखाएंगे। तो बिल्कुल आप तक ये खबर आ सकती है कल, इंशाल्लाह कल या परसों आप तक ये खबर आ सकती है कि एसेट्स जो है उनके अनफ्रीजिंग में मामला जो है वो आगे बढ़े हैं। जो 11 बिलियन डॉलर जो है वो एक्सपेक्टेड हैं कि रिलीज होंगे इस मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए। और उसके अंदर ईरान ने अभी जो बाकर जुल्कदर हैं, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी, उनका भी बयान आया है कि ईरान जो है वो अपने राइट्स के ऊपर पूरा जो है वो रहेगा। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह इसका कल तक कोई ना कोई रेजोल्यूशन मिलेगा, जिसके बाद बात जो है वो मजीद आगे बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है। रफी साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान का, फिर उसके बाद चीन के दौरे पर है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उनके हमरा हैं। तेहरान का ये जो दौरा एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि जो ड्राफ्ट है उसमें हकमी शक्ल जो है वो दे दी जाएगी और आने वाले चंद घंटों में हम देखेंगे कि दोनों फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। जी, सबसे पहले तो खदीजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपको इनवाइट करने का, और दूसरी चीज़ ये कि मैं अपने लिए बहुत ऑनर समझता हूँ कि मैं ये स्क्रीन जो है जॉन के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। मैं उनको सुनता रहता हूँ, उनको देखता रहता हूँ, और उनके यानी जो नहीं जॉन, जो आप जो बातें करते हैं उससे न सिर्फ ये कि नॉलेज में बहुत इजाफा होता है बल्कि बहुत सही बातें करते हैं, जैसे अभी भी आपने की। देखिए पाकिस्तान का तो जैसे आपको पता है कि बहुत ही कलीदी किरदार रहा है। ये जो सीज फायर कायम है तो ये पाकिस्तान की बदौलत ही है, पाकिस्तान के एफर्ट्स हैं, और इसमें बोथ यानी सिविलियन लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप, यानी हमारे फील्ड मार्शल और वजीर आजम का ये सेहरा जो है उन्हीं के सर बनता है। देखिए, जहां तक अमेरिका का और ईरान के इस कॉन्फ्लिक्ट का ताल्लुक है, तो ये तो इम्पोज की गई इलीगल वॉर थी, जो कि अमेरिका ने और इजराइल के कहने पर, और अभी भी देखिए जो एक फुलझड़ी ट्रंप ने छोड़ी है रिगार्डिंग अब्राहम अकॉर्ड, मतलब ये हर मुल्क को अपना राइट है, नहीं सऊदी अरेबिया को, तुर्की को, मिस्र को, चाहे वो उसका बने, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तो इसकी तरफ सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि हम जिस बात पे यानी 47 से इस पे हम कायम हैं कि हम जैसे कि कश्मीर का इशू है वैसे ही फलस्तीन का भी, कि हमें इस पे हम सोच भी नहीं सकते हैं कि जो हम इसमें अपनी राय बदलें। और ट्रंप साहब ने ये नया वो भी हमारा ख्याल है कि ये बिल्कुल यानी इसराइल की लगाई हुई आग है जिसमें वो फांद पड़े, क्योंकि आप ये देखिए कि आप बात कर रही थी कि ये एमओयू जो है तकरीबन मोर और लेस तैयार है, और उम्मीद, जैसे कि अभी जॉन भी कह रहे थे कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल तक, लेकिन जैसे वो कहते हैं ना, देयर आर, अंग्रेजी में मिसाल है कि देयर आर 100 स्टेप्स बिफोर कप एंड द लिप, तो ये भी वही वाली बात है, क्योंकि ट्रंप की जो मेंटल एक्विटी है उसको आप यानी ट्रस्ट नहीं कर सकते। उनकी बातों पे सुबह कुछ कहते हैं, बल्कि सुबह क्या, एक ही सांस में वो दो बातें करते हैं। इतने उनके कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स होते हैं कि आई डोंट ब्लेम ईरान फॉर नॉट हैविंग ट्रस्ट इन हिम, क्योंकि जो लीडर जो सपोजिटली सो कॉल्ड वर्ल्ड पावर का लीडर्स और इस तरह की बातें, और दूसरी चीज जो हमारे ख्याल में खदीजा ये है कि खुद वो अपनी ट्रंप इस जंग से खुद जान छुड़ाना चाहते हैं। जो कुछ उनके अज़ाइम थे कि रजीम चेंज हो जाएगा और ईरान बदल देंगे, वो सब कुछ भी नहीं हुआ कि वो सरेंडर कर देगा ईरान के आगे, मगर हैट्स ऑफ टू इरानियन नेशनल्स कि क्या उनकी रेजिलियंस है। हम तो कहते हैं कि हम तमाम ममालिक को ईरान से ये चीज सीखना चाहिए कि हमारा जाने का इत्तेफाक हुआ था अभी कोई 2-3 साल पहले ईरान, तो उस वक्त तो खैर ये चीज नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी ईरान सैंक्शंस के अंडर था और यकीन नहीं आता था कि ये मुल्क इतनी मुश्किलात से गुजरा है। अब उनके एसेट्स की बात हो रही थी, जॉन भी कर रहे थे, तकरीबन 12 मिलियन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन डॉलर्स के एसेट्स हैं जो कि फ्रीज हैं। और फिर जिस तरीके से तबाही इन जंग ने मचाई थी, यानी कि उनकी लीडरशिप को खामेनेई साहब जो हैं उनको खत्म कर दिया गया, उनकी सारी फैमिली को उड़ा दिया, यहाँ तक कि जो मुश्तबा खामेनेई हैं अभी सुना है वो भी बीमार है, वो भी एडिट है। तो बिल्कुल ठीक है रफीक साहब, देखना ये कि अब ईरान का जो है वो अगला अमल क्या होगा। ब्रिगेडियर रिटायर बाबर अलाउद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तज्जियाकार है। बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपके वक्त का। जी जी बाबर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है जी।
सर, मुज़ाकरात के हवाले से बातें की जा रही हैं और बताया ये भी जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों में जो है वो मुज़ाकरात हो सकते हैं, जबकि अरब मीडिया ये दावा कर रहा है कि मुज़ाकरात का जो अगला दौर है वो 5 जून को होगा दोनों फरीकैन के दरमियान। जी, पाकिस्तान चूंकि बेसिकली मीडिएटर है और सबसे मेन मीडिएटर पाकिस्तान ही है। हम इसी पूरे प्रोसेस का न सिर्फ हिस्सा रहे बल्कि प्रोसेस इनिशिएटिव हमारे थ्रू हुआ था और चलता भी हमारे थ्रू रहा। मेरा ख्याल है मे बी अनदर एग्जैक्ट दिन तो नहीं कहा जा सकता कितने दिन में होगा, लेकिन आई पर्सनली फील कि नेक्स्ट कपल ऑफ डेज 3-4 डेज में ये हो सकता है। और अखबार जो अरब न्यूज़ ने भी ये कहा है और कल आई थिंक वॉशिंगटन पोस्ट या किसी और अखबार की भी ये खबर थी कि जो मुज़ाकरात का अगला दौर है जो होपफुली शायद फाइनल दौर हो वो इस्लामाबाद में होगा और पॉसिबली जो पीस अकॉर्ड जो साइन होगा इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से जाना जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर की भी कल इस तरह की एक स्टेटमेंट थी। प्राइम मिनिस्टर ने भी इस उम्मीद का इज़हार किया था कि अगले चंद रोज में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा और वायदा इस्लामाबाद में ही इंशाल्लाह होगा। रीजन उसकी ये है कि पाकिस्तान ने ही तो कोशिश किया सारी, और जो अभी दोनों फ्रीकैन के दरमियान जब से ये फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक जब 12 अप्रैल के बाद से जो टाइम पिछला गुजरा है ऑलमोस्ट 45 डेज, इसके दौरान में जो दोनों फ्रीकैन के बीच जो बातचीत चलती रही है थ्रू पाकिस्तान ही बातचीत चलती रही है। एक फ्रीक की तरफ से कुछ मुतालबात कह लें या कुछ पॉइंट्स हैं, फिर दूसरा उसको काउंटर पॉइंट्स। तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो कि उसमें शामिल रहा है अल्टीमेटली कई बार बैठ के तो ये मुआहदे को किसी ने अपनी शक्ल देख के उसको पेन डाउन करना है ना, तो वो प्रॉब्लम इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगा। और जिस तरीके से ऐसी चीजें चल रही हैं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बयानात आते हैं, कल कुछ कहते हैं, परसों कुछ और आज कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उनकी जानिब से कहा जाए, तो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात कितने रिलायबल हैं? पाकिस्तान तो एफर्ट कर रहा है, फील्ड मार्शल भी 2 मरतबा दौरा कर चुके हैं, कल भी वो तेहरान में मौजूद थे। और फिर CBS की ये भी खबर है कि ड्राफ्ट को हक़मी शक्ल देने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके बयानात से कुछ भी उम्मीद किया जा सकता है कि आज वो कुछ कह रहे हैं, कल वो कुछ और कह देंगे? डोनाल्ड ट्रंप की तो शख्सियत ऐसी है जी, वो अनप्रडिक्टेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके बयान से प्रॉब्लम्स बहुत सारी क्रिएट होती हैं, लेकिन आई थिंक अभी सबको, तमाम दुनिया को भी डोनाल्ड ट्रंप की इस जो उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी का एक यही उनका शाखसाना, उसके साथ लोगों ने रहना सीख लिया है। उनके बयान दैट टाइम ऐसे होते हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो उनके बयान हैं उसका क्रक्स अगर आप निकाले तो उसमें यही है कि मुआहदा हो जाएगा, करीब है, काफी हद तक इत्तेफाक राय हो गया। और एक चीज मैं समझता हूँ कि जिस हद तक अभी चीजें आगे जा चुकी हैं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी मुमकिन नहीं, इतना आसान नहीं है कि इसको स्टेप बैक करके तो दोबारा ये कह दे रहा है कि मुआवजा नहीं हो रहा, दोबारा जो वॉर की तरफ जा रहे हैं। उनके ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर्स है और वो प्रेशर इतने ज्यादा है। और उसमें देखिए 2 किस्म के प्रेशर है जिसको वो किसी सूरत भी अभी इग्नोर नहीं कर सकते। एक उनका डोमेस्टिक प्रेशर है जो कि वहां पर इलेक्शंस होने हैं और रिपब्लिकन का बहुत उन पर दबाव है। दूसरा जो गल्फ स्टेट्स है, वो खुद उन्होंने कहा कि जी मैंने ईरान पे हमला जो है वो रोका इसलिए कि मुझे गल्फ स्टेट्स ने कहा था, तो गल्फ स्टेट्स का भी उनके ऊपर प्रेशर है कि जंग नहीं होनी चाहिए और मायदा होना चाहिए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उनकी शख्सियत चाहे कीपिंग दैट असाइड सब कुछ इतना आसान नहीं होता कि अभी इतनी जल्दी आप बैक ट्रैक कर ले। उन्होंने उनके लिए भी अभी ये मुआहदा या अभी यही एक वे फॉरवर्ड है, इतनी चीजें आगे जा चुकी हैं। ठीक है, उसमें बाज़ का कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे वो भी उनका कल भी स्टेटमेंट थी कि जी इतनी जल्दी नहीं है, ईरान भी टाइम लेगा, हम भी टाइम ले लें बेशक, लेकिन आई पर्सनली फील अभी इससे बैक स्टेप करना उनके लिए भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो अब तक कुछ ना कुछ हो चुका होता। तो इसलिए हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि ये मुआहदा अभी इंशाल्लाह होगा। कब होगा एग्जैक्टली टाइम तो नहीं बताया जा सकता, बट को बहुत दूर की बात नहीं, मे बी विद इन अ वीक और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है जॉन, हर बार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने स्टेटमेंट बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, कुछ मुख्तलिफ कह देते हैं, कोई शोशा भी छोड़ देते हैं। और अब उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स के हवाले से खलीजी ममालिक के सरबराहान से बात की है और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान भी शायद इस मुआहदे में शामिल हो सकता है। ईरान का इस बात पे क्या रिएक्शन आ सकता है? देखिए वो तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके के बयान जी 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 जॉन, अब मुझसे पूछ रही है। देखिए
ब्रिगेडियर साहब, ये सवाल जॉन के लिए था। जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, तेहरान से साफ। ठीक जी ठीक। देखिए, जिस तरीके के बयान डोनाल्ड ट्रंप अब देना शुरू हो गए हैं, मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद वो ये वाले बयान भी देना शुरू हो जाएंगे कि असल में अमेरिका और ईरान एक साथ हैं, दोस्त हैं और एक साथ काम कर रहे हैं हमेशा से, और जंग तो हुई नहीं है। क्योंकि पहले भी उन्होंने जिस तरीके की बातें की कि नेवी खत्म कर दी है, आर्मी खत्म कर दी है, अब ये ख्याली दुनिया जो है उनकी, अपनी ख्याली दुनिया में कुछ भी हो सकता है। और कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से वो मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान का नक्शा और पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा उन्होंने अमेरिका के अंदर ढक दिया और दिखाया कि जी यहाँ पे ईरान मिडिल ईस्ट ऑफ अमेरिका है, तो इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान जो है वो सीरियसली लेता है इनकी बातों को। बहरहाल ये जरूर है कि अब्राहम अकॉर्ड्स के हवाले से जो बात की डोनाल्ड ट्रंप ने, और उससे पहले लिंडसे ग्राहम ने फॉर एग्जांपल इस चीज को बताया, और एक्सियोस की भी रिपोर्ट आई, बराक रेविट जो है उसने भी किया, तो ये इजराइल की तरफ से एक प्रेशर जो है, और मामला जो अटका हुआ है इस वक्त ये अटका हुआ है कि लबनान का इशू किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि इजराइल जो है वो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके की लिमिटेशन लगाई जाए इसराइल के ऊपर। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया, आई थिंक इसके पीछे इजराइल का स्टेटमेंट है बेसिकली, कि अगर उनको रोका जा रहा है हमला करने से, अगर उनको हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई करने से रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है, ईरान के साथ एंगेज करने से रोका जा रहा है, तो एट द सेम टाइम कोई ना कोई बेनिफिट जो है वो इजराइल को भी मिले। और आई थिंक ये ऐसी बात है जो डोनाल्ड ट्रंप ने गुजरते हुए ही कह दी नेतन्याहू को जो खामोश रखने के लिए या नेतन्याहू को सेटिस्फाई करने के लिए, वरना डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है ये बात अच्छी तरीके से कि अरब ममालिक इस चीज के ऊपर राजी नहीं अच्छा, होंगे। मुत्तहदा अरब अमीरात और जॉर्डन के हवाले से क्या कहेंगे आप जॉन? क्या वो अब्राहम जी देखिए, जॉर्डन जो यूएई और बहरीन है जिन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड्स अभी ज्वाइन किया, और जॉर्डन तो पहले से इसमें था, ये जो ममालिक हैं मजबूर हुए हुए हैं किसी तरीके से सेटिस्फाई करने के लिए इसराइल को, क्योंकि ये वो ताकतें हैं। मतलब आप यूएई की एग्जांपल लें तो यूएई जो है वो एक प्रॉपर मुल्क की तरह भी जो है नहीं लगता है, आर्टिफिशियली उन्होंने जो जगह बनाई भी अपने लिए, उनके मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की अपनी नहीं है, तो उनको सर्वाइव करने के लिए यूएस की डिमांड को पूरा उतरना पड़ता है किसी भी तरीके से, और इसराइल की सपोर्ट के बगैर वो अपने आप को आगे एग्जिस्ट करता हुआ नहीं देख रहे। तो ईरान तो इसको एज एन ईस्ट इसराइल के तौर पर जानता है, या एक प्रॉक्सी के तौर पे जानता है, और उस पर कोई दो राय नहीं है कि प्रेशर जरूर पड़ेगा दूसरे ममालिक के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया और यूएई के मामलात आपस में उस तरीके के नहीं है जिस तरीके के पहले थे। यमन के अंदर, सूडान के अंदर, लिबिया के अंदर, सोमालीलैंड का जो इशू चल रहा है, और जो इनके अपने ओपेक के मामलात हैं, उसके अंदर सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में एक डिवाइड क्रिएट हो गया है बहरहाल। और साथ ही साथ हमें नजर ये भी आ रहा है कि सऊदी अरेबिया को आप कंपेयर नहीं कर सकते, एक बड़ा मुल्क है, एक उनकी एक अपनी कुव्वत है, उनकी एक अपनी इंडिपेंडेंस है, ऑब्वियसली अमेरिकन प्रेशर तो वहां भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, क्योंकि अवामी प्रेशर सऊदी अरब के अंदर बहरहाल एग्जिस्ट करता है जो यूएई के अंदर नहीं है। तो मैं देख रहा हूं कि फ्यूचर में जितने भी ममालिक इजराइल के साथ होंगे, बहरीन, यूएई और कुवैत जैसे और जॉर्डन जैसे, वो ममालिक अलग होंगे, और सऊदी अरेबिया, कतर का, तुर्की का, पाकिस्तान का, ईरान का, रशिया का, चाइना का, इनका एक अलग कैंप बनेगा जो रीजनल अलायंसेस आगे जाती हुई नजर आ रही है, बनती हुई नजर आ रही है। उस हिसाब से अगर हम चीजों को देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सारी बातें जितनी भी अब्राहम अकॉर्ड्स के हवाले से हो रही हैं, जरूर कोशिश की जाएगी इसके ऊपर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अवामी प्रेशर की वजह से ये कोई भी चीज सक्सेसफुल होगी। एंड आई थिंक ये जो ट्रंप साहब की जो अपनी दुनिया है, अब इसके अंदर आगे क्या क्या चीजें आती हैं इस दुनिया के अंदर, ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन अमेरिका को पता है कि अमेरिका के पास ऑप्शंस नहीं है आगे बढ़ने में। ईरान के साथ राजी हो के ही चलना पड़ेगा अब आगे दुनिया को अगर चलना है तो, अकॉर्डिंग टू द फीलिंग्स, अकॉर्डिंग टू द ईरानियंस जो यहाँ पे समझते हैं कि भाई अब हम लोगों ने बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर लिया और जंग ना ईरान अफोर्ड कर सकता है ना अमेरिका अफोर्ड कर सकता है, तो एट द एंड ऑफ द डे उनको मानना पड़ेगा और ईरान के साथ लेके चलनी पड़ेंगी चीजें। बिल्कुल ठीक है रफी साहब, जिस तरीके से जॉन ने कहा कि कुछ खलीजी ममालिक जो है वो इसका हिस्सा बन सकते हैं अब्राहम अकॉर्ड्स का, लेकिन दीगर अरब ममालिक है उस पर भी खासा प्रेशर होगा कि वो भी इसका हिस्सा बने, क्योंकि अगर अब्राहम अकॉर्ड्स को एक्सेप्ट किया जाता है तमाम खलीजी ममालिक की जानिब से तो फिर इसराइल सेफ है, और अगर इसराइल सेफ है तो डोनाल्ड ट्रंप सेफ है, अमेरिका सेफ है। देखिए खदीजा, ये शोशा तो बेसिकली जो छोड़ा है ये मेरे ख्याल में इसराइल ने ही छोड़ा है अब्राहम अकॉर्ड का। बहुत से जो ममालिक हैं जिनका भी जॉन ने भी जिक्र किया कि वो ऑलरेडी मेंबर हैं अब्राहम अकॉर्ड के, और जिन नए ममालिक को जिनमें उन्होंने पाकिस्तान को भी दावत दी और जहाँ तक कि ये भी उन्होंने कहा कि जी ईरान भी इसका बन जाएगा, तो यानी ये अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है, इसका तो कोई खैर कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं होता है। लेकिन देखिए जो मसला जो है वो बेसिकली इट बॉइल्स डाउन टू इसराइल, क्योंकि जो इसराइल कहता है वो ट्रंप साहब पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये पता नहीं चलता है कि आज जो उन्होंने बात की है कल वो नेतन्याहू से फोन उठा के बात करेंगे और वो कहेगा जी आप इस पे आप ओपन कर लीजिए तमाम ममालिक को, खलीजी ममालिक को और पाकिस्तान को, दीगर ममालिक को, और अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। तो ये ऐसे मतलब शोशे हैं कि यकीन नहीं आता है कि ट्रंप की अपनी अक्ल कहाँ चली जाती है।
मतलब ये इस तरह के मामला हैं अच्छा जिसमें I'm sure रफी साहब, वो अपने कता जो कलामी की माजरत चाहूंगी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। पाकिस्तान जो है वो वाहिद मीडिएटर के तौर पे सामने आया है, दोनों फरीकैन के दरमियान मीडिएशन करवा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हाल ही में दौरा किया, उससे पहले हमने देखा कि वज़ीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी तेहरान का दौरा किया। तो ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ हम अमन की बात कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े बयानात दे देते हैं, अब्राहम अकॉर्ड्स के हवाले से जिक्र कर देते हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन देखिए जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान इज द मेन फैसिलिटेटर, और शायद ब्रिगेडियर साहब ने बात की थी कि हम तो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है और एक तरह से कतर भी है। लेकिन इस तरह के जो पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट को जानते बूझते ऐसी बात तवक्को रखना ट्रम्प की कि पाकिस्तान इसका हिस्सा बन जाएगा, तो वही हम जैसे हम कह रहे हैं ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। इस तरह का तो कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं होता है। और दूसरी चीज ये भी हमें देखना है, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि डोमेस्टिक प्रेशर ट्रम्प पे इतना ज्यादा है, यानी उनकी फौज जो उनके जनरल्स थे दे नेवर सपोर्टेड द आइडिया ऑफ गोइंग इनटू वॉर विद ईरान, बिकॉज उन्होंने जानते थे कि ये कोई लिबिया या इराक या वो ममालिक नहीं है जैसे वेनेजुएला से वो उनके सदर को पकड़ के ले आई। मतलब ईरान इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ईरान, और उन्होंने देख भी लिया कि तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं और जो कुछ उनके अजाइम थे, जो अचीव करना चाहते, उसमें से कुछ भी वो नहीं अचीव कर सकते। तो इसमें अगर उनकी यानी ये अचीव न करने में ही उनकी हार है, और ये मैं समझता हूँ कि ईरान इस लिहाज से उसकी फतह हो गई है। स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग ईरान ये जंग जीत चुका है, क्योंकि उसने तमाम दुनिया को ये बावर करा दिया है कि एक इतनी बड़ी ताकत के आगे वो सरेंडर करने के लिए किसी तरह तैयार नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसकी मर्जी से खुलेगा, वो जो चाहेगा। ईरान जिस तरीके से चाहेगा, न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जहां तक ताल्लुक है, देखिए ईरान ने हमेशा, बल्कि ये तो 79 का रेवोल्यूशन आया तो उस वक्त ख़ुमैनी ने कह दिया था, उन्होंने तो फतवा जारी कर दिया था कि जी हम यानी एटमी कुव्वत नहीं बनना चाहते हैं, हम पीसफुल पर्पसेस के लिए। और ये अभी रिसेंटली यही बयान अभी दोबारा ईरान ने दिया। उनकी बात को ये लोग मानने को तैयार नहीं है, और इसराइल जो कि 30 साल से दरदान रहा है कि जी वो हमला कर देगा, वो उसके पास एटमी हथियारों में देगा, उसको पूछने वाला कोई नहीं, उसके ऊपर सेंसर करने वाले अमेरिका के यानी ट्रम्प की जबान नहीं खुलती है। और जो कुछ ये खुद कर चुके हैं उनकी, उसके ऊपर उनको तनकीद की जाए तो यही बात घुमा फिरा के ले आते हैं कि जी अगर ईरान के पास, अगर ईरान एटमी ताकत बन गया तो वो इसराइल को तबाह कर देगा। हम तो चाहते हैं कि बाकी बने और तबाह कर दे कि इसराइल है इस काबिल, जिस तरह से वो इविल स्टेट है। इसराइल इज एन इविल स्टेट। आई मीन जो कुछ वो करता है, जैसे उसने गाजा में किया है, जो कुछ साहब आपने एक अहम पॉइंट जो है वो उठाया है, इसी पे ब्रिगेडियर साहब से कमेंट ले लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, सर फहरिस्त अगर स्पॉयलर्स की बात की जाए तो भारत, इजराइल ये नहीं चाहते कि खित्ते में अमन हो और ईरान पे जो है वो मुकम्मल जंगबंदी आयद हो जाए। आने वाले कुछ वक्तों में हम देखेंगे कि भारत, इजराइल और मुत्तहदा अरब अमारात का भी मैं नाम लूँगी कि ये एक बड़ा ब्लॉक बन जाए और इजराइल के साथ खड़ा हो जाए। खतीजा, अगर आप जस्ट हमें एक इजाजत दें, स्पॉइलर तो ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो अभी ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस जी रफी साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा सर, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी ब्रिगेडियर साहब। स्पॉइलर तो ये है, स्पॉइलर ये रहेंगे। उसकी मेन रीजन हम सब जानते हैं, एक ही है कि इस्लाम दुश्मनी दोनों में कॉमन है। इसराइल और हिंदुस्तान की बहुत सारी कॉमनैलिटीज हैं। आजकल तो दोस्ती की पींगे भी बहुत हैं, फिर पाकिस्तान के खिलाफ भी हर वक्त सफारा रहते हैं। तो इनकी तो ख्वाहिश यही है कि ये पीस अकॉर्ड ना हो, अगर हो तो कुछ ऐसी टर्म्स के ऊपर हो जो आगे जाके चल ना सके, और किसी स्टेज के ऊपर फिर हॉस्टिलिटीज जो है ना वो दोबारा से उस तरीके से हो जाए जैसे अभी ये थी। इसलिए हर वक्त अलर्ट रहने की तो जरूरत है, ये सबको पता है। ये अगर देखें, हम यहाँ पर बैठे डिस्कस कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान को भी पता है, ये गल्फ स्टेट्स को भी पता है। यूएई अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा एक बीच में इरिटेटिंग सा फैक्टर अभी डेवलप हो रहा है। आई होप सो कि उस चीज को रियलाइज करें कि उनको इसराइल और हिंदुस्तान से कुछ नहीं मिलना बहरहाल, क्योंकि वो लोकेटेड गल्फ में है, उनके सारे मफादात इन ममालिक के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। इसराइल और हिंदुस्तान की साजिशें हर वक्त रहेंगी। इसराइल का ग्रेटर इसराइल उनका एजेंडा है, हिंदुस्तान का अखंड भारत एजेंडा है। दोनों को तोसी पसंदाना अजायम है, एक्सपेंशनिस्ट भी हैं। दोनों जो है ना प्रोवोकेट करते रहते हैं हर वक्त। हिंदुस्तान पाकिस्तान को करता रहता है, इसराइल मिडल ईस्ट में करता रहता है। दोनों जो है ना वो जारियत माजी में मुर्तकब रहे भी हैं, इसराइल तो अभी भी है। तो ये सारी की सारी चीजें जब इकट्ठी मिल जाएं तो उससे यही नतीजा निकलता है या उससे कंक्लूजन निकल
तौर पे तो इन्होंने रहना है। और इसराइल अगर इस मुआहदे को कबूल करेगा तो विद हैवी हार्ट करेगा, और नेतन्याहू की जो मेंटालिटी है वो हम सबको पता है, और ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसराइल में इलेक्शन है और नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन है, तो इसकी पॉलिटिकल साइड भी एक है। इन्होंने अपने लोगों को भी कुछ ना कुछ दिखाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करना है, और वो भी पॉलिटिकल माइलेज के लिए भी। तो ये तो एक फैक्ट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए तमाम जो लोग बेसिकली इस मुआहदे को कराने में जिनकी कोशिशें शामिल हैं, बशमूल पाकिस्तान या गल्फ स्टेट दूसरी हैं, इन सब को इस चीज के बारे में बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। और ये स्पॉइलर ने कोई ना कोई ऐसा हरकत उन्होंने करनी है कि ये मुआहदा जो है वो चल ना सके, अव्वल तो हो ना सके, हो रहा है तो चल ना सके, और कल को फिर वो दुनिया को बता सके। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो भी किया जा सकता है। रफी साहब, आप कुछ कह रहे थे इसराइल के हवाले से। जी खदीजा, हम ये बात कर रहे थे कि देखिए अभी ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्ट्री की कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, जो कि इट वाज अ बिग फियास्को, वो बहुत ही बुरी तरह से फेल हुई। और उसका जो आखिर में वो लोग डिक्लेरेशन साइन करते हैं उसमें तमाम ममालिक जो ब्रिक्स के हैं उनमें शदीद इख्तलाफात थे। और एक जो इन्होंने जब शाया किया, यानी तैयार नहीं थे कि जी इसराइल का नाम लिया जाए, लेकिन उसमें ये हुआ, उसमें कंडेम किया गया, और उसमें यानी कि इसराइल को भी उससे कहा गया कि जी ये ऐसे नहीं चलेगा, और इसराइल को एक यानी फ़लस्तीन की हकीकत को हमें मानना पड़ेगा। और अब दूसरी चीज़ ये है कि अब शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग नवंबर या दिसंबर में समिट होगी ब्रिक्स की, वो भी दिल्ली में। तो ये यानी मोदी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी से मुझे यकीन है कि यानी जो हमारा भारतीय फॉरेन ऑफिस है या जो उनके मैंडरिन्स हैं उसके ऊपर गौर कर रहे होंगे किस तरीके से इसको कामयाब बनाया जाए, लेकिन हमें वो कामयाब होती नजर नहीं आती। बिल्कुल ठीक है जॉन, ये भी बताया जा रहा है, एक्सियोस से ये खबर सामने आई है कि जो ईरान पे पाबंदी लगाई गई थी तेल को फ़रोख्त करने की, वो भी हटा दी जाएंगी आने वाले वक्तों में, और हम देखेंगे कि ईरान जो है वो तिजारत कर सकेगा जैसे दीगर ममालिक भी करते हैं। जी बिल्कुल, ये एक्सियोस की तो खैर क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया जा सकता है। पूरे दूसरी बातें जो उन्होंने की साथ साथ वो उस पर क्वेश्चनेबल है, लेकिन ये बात उन्होंने सही की कि ईरान के ऊपर ऑयल सैंक्शंस जो है वो हटाने के, देखिए पहले से 2 दिन पहले 3 दिन पहले, और ये बात मैं अपने व्लॉग्स में भी कर चुका हूँ कि ये खबर ईरान को मिल गई थी कि अमेरिका राजी हो गया है ऑयल सैंक्शंस को हटाने पे और नेवल ब्लॉकेड विद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पे। तो ये चीज तो अमेरिका की भी जरूरत है कि क्योंकि दुनिया की ऑयल सप्लाई इस वक्त जो प्राइसेस चल रही हैं और सप्लाई के मेंटेनेंस का इशू चल रहा है, उसमें जरूरी है कि ईरान को ऑयल सप्लाई करने की इजाजत दी जाए और सैंक्शंस को हटाया जाए। तो बिल्कुल फर्स्ट फेज के अंदर एक्सपेक्टेड यही है कि ऑयल सैंक्शंस रिमूव होंगी, और उसके बाद जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप दोनों फरीकैन एक दूसरे के साथ कमिटमेंट्स अपनी पूरी करेंगे, उस हिसाब से जो दूसरी सैंक्शंस लगी हुई है वो भी लिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी मेरी मालूमात के मुताबिक। इसके साथ साथ जो चीजें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से कुछ लोग कह रहे थे कि स्टॉक पाइल का, अब देखें ना एक्सियोस क्या और वेस्टर्न मीडिया क्या करता है, बाराक रेविड पर्टिकुलरली जो एक्सियोस के लिए और चैनल 12 इजराइल के लिए काम करता है और जो आईडीएफ की इंटेलिजेंस पे काम कर चुका है पहले, वो ये खबरें वहां से देता है कि जी न्यूक्लियर इनरिच्ड स्टॉक पाइल जो है उसके बारे में बात हो रही है, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसके ऊपर इशारा दिया मेरे मालूमात के मुताबिक। और ईरान ने भी जो क्लियर कर दिया है आज, स्टेटमेंट जो दे दिया जारी कर दिया कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात ईरान ने नहीं की थी, और वो एक ऐसी चीज है जो आगे फेजेस के अंदर डिसाइड होगी। तो मीडिया नैरेटिव्स के अंदर बहुत सारी चीजें कही जाती हैं जिसके अंदर ऐसा लगता है या तासुर पाया जाता है कि इजराइल की बहुत सारी चीजें जो उसके अंदर फिट की जाती हैं, लेकिन अभी यही नजर आ रहा है कि सैंक्शंस भी रिमूव होंगी, ऑयल सैंक्शंस शुरुआत में, एसेट्स भी रिमूव होंगे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी ट्वीट में भी यूरेनियम के मामले पे आने वाले दिनों में क्या खबर आ सकती है? पहले तो ये कहा जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि एनरिचमेंट को हमारे हवाले किया जाए, फिर ये खबर आई कि रूस में ये यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो रखवाया जा सकता है। आपके पास क्या इतलात हैं? जी हो सकता है वेस्टर्न मीडिया चांद तक भी पहुंचा दे एनरिच यूरेनियम के, ईरान ने एग्री कर लिया कि चांद तक भी पहुंचा देंगे। देखें वेस्टर्न मीडिया के ऊपर तो जब तक ईरान ये बात नहीं कहता, और ईरान ने क्लियरली कह दिया है कि एनरिच यूरेनियम की जो बात है, एनरिच यूरेनियम की बात अभी डिस्कस नहीं होगी, वो बाद में डिस्कस होगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, ईरान ये एक्सपीरियंस कर चुका है, एनरिच यूरेनियम को दे के उनको कुछ नहीं मिला, और अभी भी अमेरिका के ऊपर अगर भरोसा करते हैं कि एनरिच यूरेनियम वो दे देंगे, और अमेरिका जो है कल को, जाहिर सी बात है सैंक्शंस दोबारा लगाने में कितना ही टाइम लगेगा खदीजा, आपको भी पता है 2 मिनट में दोबारा सैंक्शंस लग सकती है, लेकिन
एनरिच्ड यूरेनियम ऐसी चीज है जो अगर आपने एक दफा दे दी तो फिर तो उसके बाद सैंक्शंस लगाए अमेरिका जो भी करे। तो आई थिंक इसके अंदर ईरान ने रजामंदी नहीं दिखाई है। ईरान ने कहा है कि अगले फेजेस में इसके ऊपर यूरेनियम की इनरिचमेंट के ऊपर जो आगे इनरिचमेंट होनी है उसके ऊपर बात होगी। ये जो इनरिच स्टॉक पाइल है जो अभी पड़ा हुआ है उसके ऊपर बिल्कुल भी ईरान ने बात नहीं की, उसको बिल्कुल इनकार कर दिया है बात करने से। ये एक ऐसी चीज है जो माजी में ईरान ने कहा है कि हम नहीं देंगे अमेरिका को। हो सकता है किसी और मुल्क में, रशिया में फॉर एग्जाम्पल अगर बात हो रही है करने की, तो हो सकता है ये भी बात ईरानी की वजीर मरहले खारजा में इस्माइल बकाई अगर का ये आगे कहना था मरहला होता है, क्योंकि ईरान को कि जी इस्माइल बकाई का ये कहना था कि इस फ्रेमवर्क पे जो है वो काम जारी है। यूरेनियम के हवाले से बात नहीं हुई, लेकिन 60 दिनों में यानी कि 60 डेज में जो है इस पे बात की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बनाना ना ईरान को। ईरान ने पहले से कह दिया कि एटम बम तो हमें वैसे भी नहीं बनाना, अगर बनाना होता तो कितनी देर लगती ईरान को बनाने में। तो आई थिंक के न्यूक्लियर एनरिचमेंट की जो बात है और न्यूक्लियर की पूरी जितनी भी वेपनाइजेशन है, जितना भी 60% से ऊपर इन्होंने लेके आए हैं ये लोग, वो भी इसीलिए लेके आए हैं ताकि एक बार्गेनिंग चिप रहे, एक लेवरेज रहे जिसके थ्रू अमेरिका को वो आगे निगोशिएट कर सके, क्योंकि उनके एसेट्स फंसे हुए और सैंक्शंस उनके ऊपर लगी हुई हैं। तो आई थिंक इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। देखें खतीजा, बाकी सारे मसले अगर सॉल्व हो जाते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मसला ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है मेरे नजदीक। अगर लेबनान का इशू रिजॉल्व हो जाता है और अनफीजिंग ऑफ एसेट्स का मसला रिजॉल्व हो जाता है, तो न्यूक्लियर इशू को रिजॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। ओमान के अंदर आपने देखा कि ओमान के अंदर ईरानियों ने रजामंदी दिखा दी थी। इनके फॉरेन मिनिस्टर ओमान के जो थे उन्होंने कह दिया था कि ईरान राजी हो गया था, बावजूद इसके हमला हो गया ईरान के ऊपर। उससे पहले भी आपने देखा कि जेसीपीओ एग्रीमेंट में ईरान ने 3.67% की जो लिमिटेशन थी वो लगा दी थी, लेकिन फिर आपने देखा कि 2018 में अमेरिकन ने उसको यूनिलैटरली विड्रॉ कर दिया। तो बात सारी ये है कि ये ऐसी चीज है, न्यूक्लियर एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर ईरान हमेशा से नेगोशिएट करने के लिए तैयार था। ना सिर्फ तैयार था, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि ईरान ने जो लेवरेज के तौर पे जो है ये एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ है, नेगोशिएशन की बार्गेनिंग चिप के तौर पे ये चीज रखी हुई है। तो आई थिंक उसके ऊपर इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए, एज लॉन्ग एज दूसरे इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो जाए। बिल्कुल ठीक है। हमारे तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे ईरान अमेरिका मुआहदे के हवाले से। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अगले चंद घंटे अहम है, मुआहदा हो सकता है दोनों फरीकैन के दरमियान। इस पर मजीद बात करेंगे। डॉक्टर हसन जफ़र ने हमें ज्वाइन किया, एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल अफेयर्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी खलीला साहबा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, उम्मीद ये की जा रही है कि मुआहदा अनकरीब होने वाला है। अरब मीडिया ये खबर दे रहा है, अमरीकी जो अखबार हैं, जरीदे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, एक्सियोस, ये बता रहे हैं कि मुआहदा जो है अगले चंद दिनों में या फिर चंद घंटों में तय पा सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बयानात आते रहते हैं। पहले बयानात ये थे कि ईरान पे हमला कर देंगे, उसकी तहजीब ख़त्म कर देंगे, और अब ये बयान सामने आया डोनाल्ड ट्रंप का कि ओबामा से बेहतरीन डील होगी और जल्द होगी। जी देखिए, जो ईरान की इस वक्त स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि डील इज़ नॉट इमिनेंट, यानी कि ये कोई फौरी तौर पे नहीं होने जा रही। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अपने जो निगोशिएटर्स हैं उन्हें कहा है कि जल्दबाजी ना करें, टेक योर टाइम। लेकिन जो अब से कोई समझे कि 3.5-4 घंटे पहले जो उन्होंने मैसेज किया है ट्रूथ सोशल पे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग ये डील कराना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उनको इब्राहिमी मुआहदे पे साइन करने होंगे। ये मैंडेटरी है। उन्होंने लिंक कर दिया है ईरान के साथ डील को इब्राहिमी मुआहदे पे साइन करने के साथ। अब इसमें कौन कौन लोग ये साइन करना चाहते हैं, उनके 1-2 लोग अगर अपनी किसी मजबूरी की वजह से नहीं भी करते तो वो खैर है, लेकिन सऊदी अरब और कतर ज़रूर करेंगे साइन। पाकिस्तान ने पोजीशन ये ले रखी थी कि सऊदिया साइन कर दे तो हम भी कर देंगे। ये तो हमारी समझ से बाहर की बातें हैं कि जी सऊदिया कुछ कर दे तो हम भी कर देंगे। ये क्या फॉरेन पॉलिसी है? बहरहाल चले, अब कह दिया सो कह दिया, अब कह दिया तो करना भी पड़ेगा। तो क्या हम तैयार हैं इब्राहिमी अकॉर्ड के ऊपर साइन करने के लिए? और उसके इब्राहिमी अकॉर्ड की जो शराइत हैं, क्या वो अवाम को पता है कि उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि हम इन अ वे इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लें, इन और इसराइल की फिर सिक्योरिटी, और यानी उसमें जो शराइत है इब्राहिमी मुआहदे में कि सिक्योरिटी के ऊपर हमारे ताउन होंगे,
हमारा ताउन ट्रेड में होगा, इन्वेस्टमेंट में होगा, यानी उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ आ जाएगी, तो ये तो अब एक यानी एक मिडिल ईस्टर्न ब्लॉक बन जाएगा। अब आप देखिए कि अब से कोई 10-12 दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने एक नक्शा जारी किया था जिसमें पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट का हिस्सा दिखाया गया था। पाकिस्तान साउथ एशिया से निकल के जोग्राफियाई लिहाज से मिडिल ईस्ट में कैसे चला गया? वो ऐसे चला गया कि पाकिस्तान सेंटकॉम का हिस्सा है। तो अमेरिका ने जो दुनिया की डिवीजन कर रखी है, सेंटकॉम है और उधर इंडो पैसिफिक कमांड है। इंडो पैसिफिक कमांड और सेंटकॉम का बॉर्डर जो है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। सही। तो पाकिस्तान को उन्होंने जो उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी है उस लिहाज से उन्होंने मिडिल ईस्ट में कर दिया। और अब ये फरमाइश है कि जी ईरान के साथ मायदा तब होगा जब आप लोग इब्राहिमी अकॉर्ड पे साइन कर देंगे, और नहीं करेंगे तो उसके बुरे नताइज निकलेंगे। कल ये बात लिंडसे ग्राहम ने की थी। लिंडसे ग्राहम ने तो एक हफ्ता पहले ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक रिलायबल मीडिएटर नहीं है, क्योंकि इन्होंने ईरान के जो जंगी जहाज थे वो अपने यहाँ खड़े रख कर रखे थे। जब आप ठीक है, वो तो चले, उस खबर की तो पाकिस्तान ने भी तरदीद कर दी थी। नहीं, तरदीद क्या कर दी थी? आप 100 दफा तरदीद करते रहे। उन्होंने एक पोजीशन ली है। आपसे वो सबूत नहीं मांग रहे हैं ना, आपसे वो इस बारे में वो उन्होंने कहा था कि जी आप इसमें हाँ या ना करें। वो दे हैव टेकन अ पोजीशन अबाउट इट। अब कहा ये जा रहा था कि लिंडसे ग्राहम तो उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा था कि नहीं ये पाकिस्तान हमारा बड़ा फेवरेट है एंड ऑल दैट। द थिंग इज लिंडसे ग्राहम एंड प्रेसिडेंट ट्रंप आपस में अच्छे दोस्त हैं। ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे थे। एक आदमी पाकिस्तान पे बैशिंग करता है, दूसरा इनको प्लीज करता है। दे आर गेटिंग यू समवेयर वेयर तो डॉक्टर साहब क्या समझते हैं ये जो मुआहिदे के हवाले से जो बातचीत की जा रही है अमेरिका की जानिब से, फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी तेहरान का दौरा किया, ये सिर्फ बातचीत की हद तक ही रहेगा या इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? ये दोबारा हम देखेंगे कि जंग का आगाज होगा? देखिए मेरा अंदाजा ये है, मुझे नहीं पता प्रोग्राम की मुझे पता नहीं चल रहा है कि ना कोई आवाज आ रही है आपकी जो फर्म इसके ऊपर कंक्लूजन है। और अब से 2 हफ्ते से पहले, 1 हफ्ते जब से जंग बंदी हुई है तब से मैं ये बात कर रहा हूँ जॉन साहब से भी, और उनको भी याद होगा। मेरी कैलकुलेशन ये बताती है कि जंग दोबारा स्टार्ट होगी और अगस्त के आखिर में या सितंबर में किसी वक्त ऑटम चले। अगर आपने बहुत लंबा मार्जिन देना है, कॉल इट ऑटम। जब मौसम खज़ां आएगा तो ये जंग दोबारा स्टार्ट होगी। बीच में ये 2-4 महीने इधर उधर भाग दौड़ चलती रहेगी कि चले जी मायदा हो गया, ये शिक रह गई, वो रह गई। ये मायदा लिख लें, ये जब हो जाएगा ये चंद दिनों में ब्रीच होगा और उसके बाद द वॉर विल रिटर्न, और खुदा जानता है कि फिर वो किस। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी। उनका ये कहना था कि अगर मुआहिदा होगा तो कुछ वक्त बाद हम देखेंगे कि जंग का जो है दोबारा आगाज हो सकता है। जॉन, अब्राहम अकॉर्ड्स के हवाले से हम बात कर रहे थे। पाकिस्तान इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, दीगर ममालिक है वो भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो अमेरिका ईरान के हवाले से हम बात करें, जंगबंदी के हवाले से, क्या वो थम जाएगी? ठीक है, जंग तो मेरे पास, मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा इसके ऊपर एनालिसिस दिया। मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि ऑप्शंस नहीं है कोई अमेरिका के पास। देखें ऑप्शंस क्या है। नंबर 1, ब्लॉकेड लगे रहने दें। ठीक है जी, ब्लॉकेड लगे रहने देंगे तो क्या होगा, अमेरिका के अंदर कॉस्ट बढ़ती रहेगी, वहां पे अवाम बाहर आ जाएगी, रेजिम चेंज अमेरिका के अंदर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि अटैक कर दें। अटैक करेंगे तो ईरान बैठेगा तो नहीं, ईरान रिटेलिएट करेगा। ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा सिर्फ, बल्कि बाबल मंदब जो इस वक्त खुला हुआ है, जो बड़ा अच्छा लग रहा है खुला हुआ, वो भी बंद हो जाएगा मेरी नजर में, और फिर और ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगी और अवाम बाहर आएगी और वहां पर रेजिम चेंज हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि वो फोल्ड कर लें। फोल्ड का मतलब ये है कि छोड़ के चले जाएं, यहाँ से बोले जी हम लोग जा रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा, खुदा हाफिज, जैसे लबनान में 1984 में वो गए थे, और फोल्ड करके वो जीत डिक्लेयर कर दें। या मुआहिदा तो देखिए मुझे भी नहीं लगता कि फाइनल डील, जैसे डील कहते हैं, मुझे नहीं लगता वो डील होगी। बहरहाल अभी सीज फायर जो है वो यूनिलैटरली, अगर ईरान राजी नहीं भी होता
तो ट्रम्प मुझे लगता है कि जी कहेंगे कि जी फ्रांस ने या किसी स्पेन ने, क्योंकि ममालिक अब खत्म हो रहे हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब कोई मुल्क का नाम लेके वो कहेंगे कि जी रिक्वेस्ट की गई है तो मैं सीज फायर अभी और ज्यादा एक्सटेंड कर रहा हूं। तो ऑप्शंस खदीजा मुझे नजर नहीं आ रहा उनके पास। अगर वो अटैक करने की गलती करते हैं तो थर्ड इंटरसेप्टर उनके पास कम है, उनके पास जो PRSM मिसाइल्स हैं वो कम है, उनके पास जो रडार उनके अपने हैं, और न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से अगर देखा जाए तो 16 में से 13 बेसिस। अच्छा जॉन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से कई बातें की जा रही थी। ईरान ने कहा कि हम टोल की मद में, टैक्स की मद में अमाउंट लेंगे। चाइना ने ये बयान दिया था कि टोल की मद में ये पैसे ना लिए जाएं। आप इस बात की तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं? इस वक्त क्या सिचुएशन है कि जो शिप वहाँ से गुजरेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, उसे टोल या टैक्स या फी चार्ज जो है वो देने पड़ेंगे ईरान को? जी देखें, टोल नहीं लेगा ईरान। ईरान ने कह दिया कि वो टोल नहीं लेंगे, लेकिन वो इन्वायरमेंटल और सर्विस चार्जेस जो है वो लेंगे। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो उसके अंदर लगती है और जो सर्विस चार्जेस हैं वो ईरान लेगा। तो अब आप कान यहां से पकड़े, आप कान वहां से पकड़े। रियलिटी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की परमानेंटली चेंज हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओमान के साथ मिलके ईरान जो चोक पॉइंट है जो उनकी मैरीटाइम बाउंड्री के अंदर आता है उसके हिसाब से गुजरने देंगे, और जरूरी नहीं कि सबसे टोल लिए जाएं। वो ईरान बायलैटरल नेगोशिएट करके, डील्स नेगोशिएट करके ममालिक के साथ अपनी जो चीजें हैं उनको सही करके, हो सकता है कि टोल ना भी ले कुछ मुल्कों के साथ, लेकिन बहरहाल कंट्रोल ईरान के पास रहेगा। और ये जो फीस बताई है ईरान ने, अभी बकाई साहब का बयान आया है, और उसके बाद आपको पता है कि एनवायरमेंटल फीस अब ईरान ने कह दिया और सर्विस चार्जेस ईरान ने कह दिया है। तो वो तो जी ईरान लेगा मेरे ख्याल में, जो ममालिक के साथ जिनके साथ ना लेने हो उनके साथ नहीं लेंगे। लेकिन रियलिटी चेंज हो चुकी है, फॉर द बैड और फॉर द गुड। रियलिटी जो है वो चेंज हो चुकी है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बाकायदा एक पर्सन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी बन गई है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। जी जॉन, 26 कश्तियां उससे पहले। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जॉन ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे तो अमेरिकन ब्लॉकेड भी है, ईरान की जानिब से भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया गया है। अगर बाबुल मंदक भी बंद हो जाता है तो फिर तेल की कीमतें आसमान से बातें करेंगी, लेकिन साथ ही जो ममालिक है उन्हें भी खासा खतरा लाक हो जाएगा। अपनी मईशत के हवाले से बात की जाए, ये बुनियादी ज़रूरत है वो भी फुलफिल नहीं की जा सकती। तो क्या समझते हैं आप कि ये अमेरिका की अहमकाना हरकत होगी अगर दोबारा ईरान पर हमला किया जाता है? तो अमेरिका के हाथ में है क्या? 41 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है, और जिन लोगों का कर्जा है उन लोगों के हाथ में है सारा मामला। सही। वो कौन लोग हैं? JP मॉर्गन, रॉथस्चाइल्ड, दूसरी ऐसी जूश कंपनियां, वो जूश लॉबी जिसके बारे में डॉक्टर मीर शेमर ने आज से 17 साल पहले किताब लिखी थी और उन्हें उस किताब को बैन कर दिया गया था, वो तो किताब ही नहीं छप रही थी। ये है असल मामला। उनके कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ये सारा काम शुरू करने के? इजराइल की एक्सपेंशन, इजराइल की हेजमनी। अगर ये कोर ऑब्जेक्टिव्स उनके अचीव नहीं हुए हैं तो उनकी तरफ से जंग खत्म नहीं हुई है। उनके कोर ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं कि ये सारे ममालिक इब्राहिम अकॉर्ड पे साइन कर दें। इब्राहिम अकॉर्ड क्या है? इजराइल की हेजमनी, एक्सपेंशन ऑफ इजराइल। उसमें लिखा हुआ है कि जी एक्सपेंशन ऑफ इजराइल बंद कर देंगे, उसकी एक क्लॉज भी ये भी है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उसकी 100 तौजीहात निकलेंगी उस एक्सपेंशन को जारी रखने की कि जी हमें ये खतरा, और उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि वेस्ट बैंक में एक्सपेंशन बंद करेंगे, गोलान की पहाड़ियों का और जनूबी लबनान का नहीं लिखा हुआ उसमें। सो ये कार्रवाइयाँ और ये सारा सिलसिला जारी रहेगा। अब देखना ये है कि ये जितने इन्वॉल्व्ड ममालिक हैं ये भेड़ बन के उस पे साइन करते हैं या दे टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द ऑड्स। ये फैसला करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जॉन, ब्रिगेडियर साहब, रफ़ीउल ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खदीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।